हेलो दोस्तों। तो एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान दृष्टि के बुक से देख रहे थे। क्लास 7 का पार्ट 1 हो चुका था, अब पार्ट 1 2 देखेंगे। तो इस प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भोजन में संचित ऊर्जा शोषण के समय निर्मुक्त होती है। भोजन में जो संचित ऊर्जा होता है शोषण के समय निर्मुक्त होती है। ठीक है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड जल में विखंडित हो जाता है। आगे देखेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडन को वायवीय शोषण कहा जाता है। इनमें से कौन सही है? उत्तर पहचानें। तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन 2 भी करेक्ट लग रहा है, लेकिन सी गलत लग रहा है। भोजन में संचित ऊर्जा शोषण के समय निर्मुक्त, अतः सभी जीवों का भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शोषण की आवश्यकता होती है। कथन 1 सही है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होता है, अतः कथन 2 भी सही है। कोशिका में भोजन विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, यह प्रक्रम कोशिकीय शोषण कहलाता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन की प्रक्रिया वायवीय शोषण कहलाती है, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन अवायवीय शोषण कहलाता है। तो देख लिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न जंतुओं में शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंचुए शोषण कार्य त्वचा से करते हैं। केंचुए शोषण कार्य त्वचा से करते हैं। मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी शोषण करते हैं। बिल्कुल सही है। डिस्कशन देखते हैं। केंचुए अपनी त्वचा से शोषण करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। इनमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। मेढक भी अपनी त्वचा से भी शोषण करते हैं। इनकी भी त्वचा आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नीचे कथन को पढ़िए। शोषण सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, कारण यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। सही बात है। तो देखेंगे आगे। कथन व कारण दोनों सही है। कारण कथन 1 की सही व्याख्या करता है। हम अंतः शोषण द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रकार में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है। अब बोल रहा है मिलान कीजिए। मिलान। ईस्ट का संबंध किससे है? डायफ्राम का संबंध किससे है? तिलचट्टा का संबंध किससे है? पतिया का संबंध किससे है? मछली का संबंध किससे है? मिलान कीजिए। ईस्ट अल्कोहल। अल्कोहल निर्माण आप लोग देखे होंगे। अल्कोहल। डायफ्राम वक्ष गुहा। डायफ्राम वक्ष गुहा। तिलचट्टा
तिलचट्टा श्वास रंध्र, पत्तियां में रंध्र होता है और मछलियां क्लोन के द्वारा सांस लेती है। मछलियां क्लोन के द्वारा सांस लेती है और पत्तियां में क्या होती है, रंध्र होती है। ईस्ट एक कोशिका जीव है जो अवायवीय रूप से शोषण करते हैं। इस प्रक्रिया के समय एल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका उपयोग शराब, वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। शोषण के समय वायु नासा गुहा और श्वास नली से होकर हमारे फेफड़े कोश में जाती है। फेफड़े वृक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा में पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है एवं एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। अतः शोषण में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजरों को सम्मिलित किया जाता है। तिलचट्टा के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र क्या होता है, श्वास रंध्र कहलाते हैं। तिलचट्टे तथा अन्य कीटों में गैसों का विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का जाल बिछा होता है जो श्वास नली या वातक कहलाता है। पादपों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र जो रंध्रों की पत्तियों कहलाते हैं, इन्हीं माध्यमों से पौधों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। किसी समान वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितना होता है? किसी समान वयस्क व्यक्ति का विश्राम अवस्था में श्वसन दर कितना होता है? तो 15 से 18 प्रति मीटर। 15 से 18 प्रति मीटर। चलिए व्याख्या देखते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 मिनट प्रति तक बढ़ सकती है। उच्च श्वसन के समय पसलियाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीचे की ओर गति करने लगता है। पसलियाँ जो है ना नीचे की ओर गति करने लगता है। श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करते हैं, लेकिन डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। डायफ्राम नीचे की ओर, और उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर और अंदर की ओर जाती है, जबकि डायफ्राम पूर्व स्थिति में आ जाती है। अब अगला चैप्टर देखेंगे, कला सेवम का जंतुओं और पादपों में परिवहन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पचा भोजन, ऑक्सीजन, अवशिष्ट पदार्थ उपयुक्त में से किनका परिसंचरण करता है? परिसंचरण तो इसमें सबको करता है। व्याख्या देखें तो रक्त वह तरल पदार्थ है जो हमारी वाहिनिकाओं में प्रवाहित होता है। यह पचे हुए भोजन को क्षुद्रांत छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाती है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। शरीर की कोशिकाएं भी अपशिष्ट का उत्सर्जन करती है। रक्त शरीर में से ऐसे कई अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करता है। मानव रक्त उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं का इसका परिवहन करते हैं। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है।
ऑप्शन ए बी दोनों सही है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में अंतः कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित एक लाल रंग का वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। आगे देखेंगे। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC और कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या करती है? WBC और ये क्या करती है? WBC का तो एक ही काम है, ऑक्सीजन का वहन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त का रोगाणु ठीक है। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। जो इसमें तैतीय कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, पट्टिकाणु जिसे बिंबाणु भी कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। श्वेत रक्त कणिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करता है जो शरीर में प्रवेश कर जाए, जबकि रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट्स का कारण होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रक्त, हृदय, रक्तवाहिकाएं, वृक्क। इसमें केवल यानी कि वृक्क ही सही है। निम्नलिखित शरीर के परिसंचरण कौन सा हिस्सा नहीं है? नहीं वाला पूछा है तो केवल वृक्क नहीं है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक एक अंग्रेज चिकित्सक ने की। रक्त वाहिकाओं एवं हृदय तीनों ही मानव शरीर के परिसंचरण का हिस्सा है। रक्त ऑक्सीजन पचे हुए भोजन अपशिष्टों का परिवहन करता है। यह परिवहन रक्त वाहिकाओं के द्वारा होता है। शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, एक धमनी और एक शिरा। हृदय से ऑक्सीजन असमृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है, और चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः वाहिकाएं की भित्तियां दीवार मोटी तथा पर्याप्त होती है। शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड असमृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में जाती है। शिराओं की भातियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में से ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। हृदय रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। वृक्क मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा न परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। उत्सर्जन के नहीं है, परिसंचरण के है। चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए किसका यंत्र का उपयोग करता है? हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का करता है। हृदय 4 वक्षों में बांटा होता है। हृदय के वक्ष के भित्तियां पेशियों की बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती है। जो हृदय स्पंद बीट कहलाता है। चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, जो हृदय स्पंदन की ध्वनि को आवर्धित कर देता है।
पेसमेकर हृदय गति को कम हो जाने पर उसमें समान स्थिति में लाने हेतु उपकरण का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का उपयोग संकुचन एवं विश्रांति के समय उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापने तथा हृदय के किसी अनुप्रयोग विकारों का पता लगाने के लिए होता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का प्रयोग मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रियाओं को निरूपित करने, मस्तिष्क संबंधी रोगों को निरूपित करने के लिए होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, हाइड्रा और स्पंज। कौन सा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? हाइड्रा और स्पंज में नहीं होता है। हाइड्रा और स्पंज जैसे कुछ जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। जिस जल में वे रहते हैं वहीं उसके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ को भी ले जाता है। अतः परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल पदार्थ की आवश्यकता इन्हें नहीं होती है। समान मछलियों में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अहोट। डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने में किया जाता है? डायलिसिस कब किया जाता है? किसी का किडनी फेल हो जाता है तब। वृक्क का मुख्य कार्य रक्त को छानने का काम है। डायलिसिस की विधि का प्रयोग वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में किया जाता है। इस विधि में कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छाना जाता है। वृक्क मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वृक्क मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा लवण और यूरिया जल के साथ पसीने तथा मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। शरीर से निकलने वाला पसीना शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने के साथ साथ शरीर को ठंडा बनाए रखने के काम आते हैं। कुछ जंतुओं के शरीर अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मछली या कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है। सर्प अपने शरीर में से अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। केवल एक सही है। जंतुओं के शरीर में रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुलती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन अर्धघन पदार्थ के रूप में करते हैं। ये पदार्थ यूरिक अम्ल होता है जो सफेद रंग का होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ को यूरिया प्रमुख है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। रंध्र, भोजन का परिवहन, जल का अवशोषण। जैलम का क्या है? जैलम जल का परिवहन करता है। फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। वाष्पोत्सर्जन। जैलम जल का परिवहन। फ्लोएम भोजन का। मोलरोम जल का अवशोषण।
A3 A3, इसके बाद 2B। अब आगे देखेंगे जैलम दारू जल एवं पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवाहक उत्तक क्रियाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष की संपादित करता है उसे जैलम कहते हैं। फ्लोएम पौधों में पत्तियों भोजन का संश्लेषण करती है, भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाती है। यह कार्य संवहन ऊतक का कार्य है जिसे फ्लोएम कहते हैं। मूल द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित खींचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों से जल के वाष्पीकरण के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है। दिए गए कथन ए और बी दोनों सही है। पादपों में वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा से अवशोषण जल आकर्षित खींचकर होकर तने और पत्तियों में पहुंच जाता है। अतः ए और आर दोनों सही है। वाष्पोत्सर्जन यह प्रक्रम पादपों को ठंडा करने में काम आता है। चलिए आगे देखते हैं। फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है। ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का ऑक्सीजन से फुफ्फुस शिरा कार्बन डाइऑक्साइड में रक्त का प्रवाह करती है। कौन सा सही है? दोनों गलत है। फुफ्फुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जाती है और फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन को और धमनी कार्बन डाइऑक्साइड को। किसी व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार, तो 70 से 78 बार। परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियों होती है। किसी व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। अब अगला चैप्टर देखेंगे, पादपों में जनन। कायिक प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर भी। कायिक प्रबंधन द्वारा पादप कम अवधि में भी उगाए जा सकते हैं। बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगते हैं। कायिक प्रबंधन कम समय में उगाया जा सकता है, सही बात है। पादपों में जनन 2 प्रकार से होते हैं, एक अलैंगिक और जैंगिक। अलैंगिक जनन कुछ विधियां विखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रबंधन। इसमें कायिक प्रबंधन की विधियों में पत्तियां, तना तथा मूल जैसे कायिक भागों नए पादप उगाए जाते हैं। कायिक प्रबंधन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। इन बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों को कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं। कायिक प्रबंधन में नए पादप जनन पादप प्रतिलिपि होते हैं। कायिक प्रबंधन में नए पादप एक ही जनक उत्पन्न करते हैं। कायिक प्रबंधन में नए पादप जनन पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होती है क्योंकि वे एक ही जनन द्वारा उत्पन्न होती है। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाली पादप में माता पिता जनन दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं और जबकि कायिक प्रबंधन में कायिक भागों से सीधे नए पादप उगाए जाते हैं।
सजीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इष्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है। इष्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है। शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से होता है। मांस और फर में जनन बीजाणु द्वारा होता है। अब आगे देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार सही हुआ। उपयुक्त तीनों कथन सही है। इष्ट एक एकल कोशिका जीव है जिसमें जनन मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा होता है। मुकुलन में इष्ट कोशिका से छोटा मुकुल कली बाहर निकलता है और अपनी जनन कोशिका से विलय होकर नई इष्ट बनाता है। शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन विखंडन के माध्यम से संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में शैवाल स्पाइरोगोरा जो 2 या 2 से अधिक खंडों में विखंडित हो जाती है। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों के रूप में वृद्धि होते हैं। मांस और फर्न जैसे पादप में जनन बीजाणु द्वारा होता है। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। ये वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। एक लिंगी पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक लिंगी पुष्प में या तो केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं। सरसों गुलाब पिटूनिया के पौधे में उगने वाले पुष्प एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। कौन सा कथन सही है? कथन ए केवल एक सही है। एक लिंगी पुष्पों में केवल पुंकेसर तथा स्त्री केसर होते हैं। ऐसे पुष्प जिसमें या तो केवल पुंकेसर अथवा स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी कहलाते हैं। जबकि जिन पुष्पों में पुंकेसर स्त्री केसर दोनों ही होते हैं उसे द्विलिंगी कहलाते हैं। पपीता मक्का ककड़ी या खीरे के पौधों में एक लिंगी पुष्प होते हैं। जबकि सरसों गुलाब पिटूनिया के पौधों में उगने वाले पुष्प द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। पादपों के परागकण के संदर्भ में विचार कीजिए। परागकण के अंतर्गत परागणों का स्थानांतरण परागकोश से पुष्प के बत्रिका पर होता है। जहाँ स्वपरागण के अंतर्गत परागणों का स्थानांतरण परागकोश से उसी पादप के रूप में अन्य पादपों के वर्तिकाक पर होता है। वहीं पर परागण में परागणों का स्थानांतरण उसी प्रकार के किसी अन्य पादप पुष्प के वर्तिकाक पर होता है। हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। पुष्पों में उपस्थित परागकण हल्के होते हैं जो वायु जल अथवा कीटों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर ले जाते हैं। इन परागकणों को परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र में अपर हस्तांतरण परागण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। परंतु जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प अथवा के उसी प्रकार के दूसरे पादप के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं उसे तो परपरागण कहते हैं। समझ गए? यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं उसे स्वपरागण कहते हैं। परंतु जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प अथवा किसी प्रकार के दूसरे पादप के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादप का जनन भाग तना होता है। नर और मादा युग्मक के युग्मक का प्रक्रम परागकण कहलाता है। परिपक्व होने पर अंडाणु फल में विकसित हो जाता है। डबल रोटी का फफूंद जीवाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। उपयुक्त कथन में से केवल 3 और 4 ठीक है। सही है पूछ रहे हैं। पादप का जनन भाग पुष्प होता है, इस कारण पहला कथन गलत है। पादप का जनन भाग पुष्प होता है तो उसमें तना दे दिया है। नर तथा मादा युग्मक के युग्मज का प्रक्रम निषेचन कहलाता है, इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। गति और समय। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी है? ओडोमीटर समझते हो न, जो मीटर में लगा रहता है कोई चीज में, जैसे बाइक बड़े गाड़ी। जो उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी नापता है उसे ओडोमीटर पथमापी कहते हैं। स्पीडोमीटर का प्रयोग वाहन की चाल मापने के लिए किया जाता है। एक्सीलरोमीटर वाहन की चाल वृद्धि दर को मापता है। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई। अल्टीमीटर से विमानों की ऊंचाई। अल्टीमीटर। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। विद्युत धारा और इसके प्रभाव के अंतर्गत किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। सही बात है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वैज्ञानिक क्रिस्टन ऑस्टेड ऐसे पहले वैज्ञानिक ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को देखा। हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड। विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका उपयोग लघुपथन शॉर्ट सर्किट रोकने हेतु होता है। सुरक्षा मानक से उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज तार में पिघल जाते हैं। कुछ विशेष पदार्थ के बने तारों में से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज निर्माण में किया जाता है। विद्युत परिपथों को क्षति अथवा आग से बचाते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन के संबंध में। थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। थॉमस अल्वा एडिसन विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा, कार्बन इतना का आविष्कार किया था। व्याख्या देखते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन 1847 से 1931 संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इस कारण एक गलत कथन है। इन्होंने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र, कार्बन तथा कार्बन प्रेषक सहित लगभग 1300 आविष्कार किए। अगला चैप्टर है प्रकाश।
समतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा बिंब के समान आकार का होता है। सीधा, आभासी तथा बिंब के समान है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब की दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। ऑप्शन 1, 2 से दोनों सही। जो प्रतिबिंब किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी बिंब के समान आकार का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी कि दर्पण के बिंब दूरी पर। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई देता है, वाम दक्षिण दिखाई देता है। अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चिकित्सकों द्वारा आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के पार्श्व दर्पणों को साइड मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है। चिकित्सकों द्वारा आँख, कान, नाक, गले का निरीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब वस्तु को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो बिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। दंत चिकित्सक द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब दिखने के लिए करते हैं। क्योंकि वाहनों के पार्श्व उत्तल दर्पण का प्रयोग उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है तो प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा आकार से छोटा होता है। नेक्स्ट, इस प्रकार केवल 2 सही हुआ। क्योंकि उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, परंतु जब बीम लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस की तरह भी उपयोग में लाया जाता है। समान उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसारित अंदर की ओर मोड़ कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कथन से अवतल लेंस सदैव आभासी, सीधा और आकार में छोटा बिंब बनाता है। अवतल लेंस उस पर आपतित प्रकाश को अपसारित बाहर की ओर मोड़ना तथा इसे अपसारी लेंस कहते हैं। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। दोनों ही कथन सही है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, मोटे तौर पर इन्हीं वर्णों का मिश्रण श्वेत प्रकाश होता है जो हमें सूर्य के बने इंद्रधनुष पुंज के माध्यम से नजर आते हैं। आगे देखेंगे। जल एक बहुमूल्य संसाधन। विश्व जल दिवस कब? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 22 मार्च का दिन हर एक व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ, परंतु उपयोग के लिए अलवण ताज़ा जल पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 1% से भी कम है, लगभग 0.006% है। इस विषय पर जागरूकता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण वर्ष घोषित किया गया। अलवण उद्योगों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकता, कुप्रबंधन, जल की कमी के कुछ कारण है। कौन सी सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्यापी है? बूंद सिंचाई।
किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययिता से करना चाहते हैं। बूंद ड्रिप सिंचाई व्यवस्था का एक मितव्यापी सिंचाई, इसमें से कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनकी जड़ों में पहुंचती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। विश्व की सभी झीलों और नदियों में जल की कुछ मात्रा नियत रहती है। जिसके सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा नियत रहती है। भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है। विश्व के समुद्रों महानगरों में जल की कुल मात्रा नियत रहती है। विश्व में जल की कुल मात्रा नियत रहती है। विश्व में ऑप्शन नंबर डी है। विश्व में जल चक्र द्वारा परिसंचरण के दौरान जल इनकी तीनों अवस्था अर्थात ठोस ध्रुवों पर हिमनद, द्रव महासागर, नदी, झील, मोम जल और गैस वायु में जलवाष्प से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जाता है। जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर रहती है। आगे देखेंगे वन हमारी जीवन रेखा। वन हमारी जीवन रेखा कौन से खाद्य श्रृंखला का सही है? खाद्य श्रृंखला पहले घास खेते, घास के कीट खेते, कीट के मेढक कहते, सर्प तब गरुड़, यही नहीं। अपघटकों के संदर्भ में निम्नलिखित ये मृत पादप जंतु ऊतकों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं। ये वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अपघटक ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं तथा मृदा पादप जंतु ऊतकों को खाते हैं। ये उन्हें एक गहरे हरे रंग पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं जिन्हें ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस पादपों के पोषक के लिए रूप में काम आता है तथा अपघटक वन उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होता है। निम्नलिखित कथनों पर व्यत्यय। वन मृदा का अपरदन से बचाते हैं। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, नहीं पूछा। वन में पादप जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। अरे यार। वन जलवायु जल चक्र को प्रभावित करते हैं। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायता करते हैं। ऑप्शन बी गलत है। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई बिंदु पहाड़ियाँ तथा कोई अन्य श्रृंखला को प्रभावित करती है तो वन का वह प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर रहता है। यदि वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दे तो इसमें से अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। आगे देखेंगे अपशिष्ट जल की कहानी। अपांक और बायोगैस अपशिष्ट जल उपचार के 100 उत्पाद है। 100 उत्पादों को निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न अपांक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस जैव गैस उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से दोनों कथन सही है। क्लोरीन एवं ओजोन जैसे रसायनों का प्रयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। कृषि प्रसंस्करण शौचालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसमें मानव मल को केंचुआ द्वारा उपचारित किया जाता है। इसके उपयोग में जल की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। मानव मल मूलतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अति समृद्ध है। भारत में कृमि प्रक्रम शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया, जिसमें मानव मल को केंचुआ द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित संस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत सी कम मात्रा की आवश्यकता होती है। अतः कथन गलत है। कथन 3, क्योंकि इस शौचालय का संचालन बहुत सरल और सुरक्षापूर्ण, इसमें मानव मूल कृमि के केकों में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए बहुत ही पोषक तत्व है। इस प्रकार हमारा क्लास 7 NCERT कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट देखेंगे 8 क्लास की NCERT। धन्यवाद आप सबों को।